स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और हाजिर हो चुके हैं इस प्यारे सी सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं लेकर आई हूँ क्लास 10 के प्यारे बच्चों के लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बात ऐसी है भाई कि बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम टाइम में उनको एक ऐसा वीडियो मिल जाए जहां एक ही पूरा चैप्टर उन्हें पूरा डिटेल में पढ़ने को मिले। तो मैंने सोचा भाई ये चीज तो हमें करना ही चाहिए। जैसे बाकी सारे चैप्टर के कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आपको मिले हैं, वैसे ही बेटा एक और चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इसे हम अगेन 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और पूरा डिटेल में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। पर बात ऐसी है कि इसे स्टार्ट करने के पहले थोड़ी सी जानकारी तो बनती है हमारे प्यारे से चैनल के बारे में, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के बारे में। ध्यान से सुनिएगा भाई, यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में बेटा किसी भी क्लास में है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, यानी कि इन 5 स्टेट में से आप किसी भी स्टेट से है ना, डेफिनेटली आप हमारे चैनल से स्टडी कर सकते हैं। और वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी भी चीजें हमारे चैनल पर होती हैं वो सब होती हैं बेटा अरेंज फॉर्मेट में, जहां हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर चलते हैं और आप सभी के सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब बच्चों के ना एक पॉइंट यहाँ निकल कर आता है कि ठीक है मैम, सारी जानकारी तो हमें अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि आप हमें ये जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं और आप हमें जो चीज़ें पहले पढ़ा चुके हैं, सबके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट्स की जो लिंक है ना वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ये नोट्स और ई बुक कर सकते हैं डाउनलोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, जहाँ पर आज हम अपनी ही आंखों के बारे में जानेंगे। इसे स्टार्ट करने के पहले ही वीडियो को लाइक कर देना और पहले ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बात कुछ ऐसी है कि एक चीज तो इसमें जानना बनता है, और वो एक चीज क्या है कि एक्चुअली में जो हमारा चैप्टर है ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मैम इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं? देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या होता है? जब भी किसी चैप्टर को हम पढ़ते हैं ना, पहले आप ये देख लो कि हम कौन कौन सी चीजें उसमें कवर करने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बिना जाने का अगर ये चीज करने शुरू हो जाते हैं या चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि कोई चीजें आपसे मिस हो जाए। तो बेटर ये है कि पहले ही हम जान लें कि क्या क्या पढ़ना है, ताकि अगर कोई चीज आप मिस भी करो तो आपको याद रहे कि अरे ये तो मुझसे मिस हो गया। क्लियर? बेटर ये है कि पहले हमें ये देखना होगा कि इस चैप्टर में है क्या क्या। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारी खुद की प्यारी प्यारी सी आंखें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रंग बिरंगा संसार। मैम इस रंग बिरंगे संसार का मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप सभी ने ये तो देखा होगा कि आसमान नीला दिखाई देता है, आप सभी ने ये भी देखा होगा कि समुद्र नीला दिखाई देता है, आपने ये भी देखा होगा कि जब सनराइज होता है तो उस समय जो सूर्य या सन होता है वो हमें रक्ताभ दिखाई देता है, थोड़ा लाल जैसा दिखाई देता है, और जब सनसेट होता है तो भी हमें कुछ इसी प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। तारे हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं और भी कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम डेली बेसिस पर देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा हो कैसे रहा है? हर एक चीज के पीछे बेटा होने का कारण है, हर एक चीज का क्या है भाई? रीजन है। और वो रीजन क्या है? तो चलिए अभी हम फटाफट से वो सारे ही रीजन को देखते हैं। और इसे देखने के पहले हम ये जान लेते हैं कि है क्या क्या कौन सी चीजें। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो ये मानव नेत्र क्या है, जैसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं भैया इसे ह्यूमन आई। क्लियर? सबसे पहले तो हम अपनी खुद की आंखों के बारे में जानेंगे कि ये कैसी दिखाई देती है, सामने से कैसी दिखाई देती है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर? हमारी ह्यूमन आई को हम फ्रंट से देखेंगे और इसके इंटरनल सेक्शन को भी हम देखेंगे। अच्छा एक मिनट, पहले तो ये बताओ कि आंखें बेसिकली हमारे बॉडी में काम क्या कर रही हैं? आंखें किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को हमें देखने
में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। बिना आंखों के हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। सो ये हमारी देखने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है। जैसे ही प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है सो हम अपनी आंखों की सहायता से उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन कैसे, हमारे आंखों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमारी आंखों के कौन कौन से भाग होते हैं जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में रखा है या कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, हम हर तरीके के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, हर दूरी पर रखी वस्तुओं को देख पाते हैं। सो बेटा हर चीज के होने के पीछे रीजन है, हमारी आंखों की इतने सारे सेक्शंस होते हैं, हमारी आंखों के इतने सारे पार्ट्स होते हैं ना कि ये सारे ही पार्ट्स वस्तु को देखने में हमारी क्या करते हैं भाई, सहायता करते हैं। तो बस उन्हीं को हम सबसे पहले जानेंगे। क्लियर? तो हमने क्या देखा, हमारा डिस्कशन का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा अभी कि हमारी प्यारी प्यारी आंखें कैसी दिखाई देती हैं, सामने से कैसी दिखाई देती हैं, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और यस मैं खुद आपको ये बनाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद हम समंजन क्षमता की तरफ। जब मैं आपको मानव नेत्र पढ़ाऊंगी ना बेटा, यानी कि जब हम ह्यूमन आई अपना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही इसे देखेंगे सो वहीं पर एक वर्ड आपको मिलेगा जिसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। सो हम वहां पर जानेंगे समंजन क्षमता क्या होती है। नेक्स्ट आते हैं फिर दृष्टि दोष और उनका संशोधन। अच्छा एक बात बताओ, अभी तो आप लोग काफी छोटे छोटे हो, 10th क्लास में हो, आपने देखा होगा आप ही के क्लास में मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि अगर 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं सो उसमें से हो सकता है कि 6 या 7 स्टूडेंट या 8 स्टूडेंट्स कैसे हो जिनकी आंखों में चश्मा लगा हो, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी आंखों में चश्मा नहीं लगा होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कुछ स्टूडेंट्स की आंखों में चश्मा बहुत ज्यादा पावर वाला लगा होगा। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, कि किसी की आंखों में चश्मा लगा है, किसी की आंखों में नहीं लगा है, किसी की आंखों का जो चश्मा है वो बहुत ज्यादा पावर का होता है और किसी का कम पावर का होता है। सो बेटा इसके पीछे एक रीजन है, और वो रीजन क्या होता है, हमारे आंखों से संबंधित कुछ बीमारियां जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सो जिसे हम दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। सो हमारे आंखों में क्या होता है, दृष्टि दोष होता है, और ऐसा नहीं है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसे करेक्ट नहीं किया जा सकता। पहली बात तो वो समस्या है क्या, वो दृष्टि दोष है क्या। सो आपने कई बार सुना होगा कि भाई कोई पर्सन है, उसे पास का तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि कोई पर्सन है, उसे दूर का तो दिखाई दे रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा है। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि ना तो उसे दूर का सही से दिखाई दे पा रहा है और ना भाई कहीं पास का दिखाई दे पा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्यों ये प्रॉब्लम हुई, और अगर ये प्रॉब्लम हुई तो ऐसा कुछ का कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या। बेटा लाइफ में ना हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बस हमें उसे ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। ठीक है, सो वैसे ही हमारे आंखों में जो दृष्टि दोष है ना, इससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसी प्रॉब्लम को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। सो बात ऐसी है कि इन्हें हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे इनमें हमें निकट दृष्टि दोष यानी बेटा मायोपिया को पढ़ना होगा, हमें इसमें दीर्घ दृष्टि दोष पढ़ना होगा, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे हम, इसी में हम पढ़ेंगे जरा दूरदृष्टिता जो कि प्रेसबायोपिया के नाम से जानी जाती है। अच्छा एक चीज और, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने एक चीज तो छोड़ ही दी, फिर मैं कहूंगी बेटा क्या, खैर मैं कहूंगी ही नहीं क्योंकि मुझे पता है कि आप मोतियाबिंद के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में जिसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं। भाई टेंशन नहीं लो, जब हम ये डिसीजेस के सेक्शन में जाएंगे ना तो हम उसे भी पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया है या फिर प्रेसबायोपिया है तो कैसे वो इस बीमारी से बच सकता है या फिर कैसे वो इस समस्या से समाधान पा सकता है। क्या करना होगा कि अगर वो पास का नहीं देख पा रहा है तो देखने लगे, और अगर वो दूर का नहीं देख पा रहा है तो वो देखने लगे, या फिर अगर वो दोनों ही नहीं देख पा रहा है तो फिर उसको क्या करना होगा, इसका संशोधन करेक्शन सब हम यहाँ पर जानेंगे। क्लियर। सो मानव नेत्र हो जाएगा जिसमें समंजन क्षमता पढ़ेंगे, दृष्टि दोष और उसका संशोधन पढ़ेंगे, जहां निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष हमें जानना होगा। ये वाला पूरा सेक्शन हमारी ह्यूमन आई का होगा, मानव नेत्र का। ना इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मैं आपको प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है ना बेटा वो सिखाऊंगी। अच्छा ध्यान से देखो,
हमने देखा कि ये क्या है, ये प्रिज्म। अच्छा एक बात बताओ, ये ह्यूमन आई तो तुम्हें दिखाई दे रही होगी, अभी बनाकर भी सिखाती हूँ। ये तुमने प्रिज्म ऐसा देखा है क्या, ये एक्चुअली में ऐसा होता है? ये कितने सरफेस से मिलकर बना है, ये कितनी सतह से मिलकर बना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। सो जब अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी इस प्रिज्म की कहानी, सो वहां पर हम इसके सरफेस के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ भाई हमने देखा है कि वाइट लाइट जो है वो इस प्रिज्म से टकरा रही है, लेकिन ध्यान से देखो, ये टकरा भले ही रही है, ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो रही है। इसे कुछ कहते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं। इस चैप्टर में हम इसी कहानी को जानेंगे और ये 7 रंग को हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। हम जानेंगे इस विबग्योर का मतलब क्या होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, है ना, फटाफट से कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। अरे भाई ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ये तारे कैसे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, या फिर अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर सनराइज हो रहा है भैया 6 बजे, क्लियर, लेकिन इसकी जो इमेज है ना बेटा वो हमें 5:58 पर ही दिखाई दे देती है। ऐसा क्यों? ऐसे ही जब सनसेट होता है 6 बजे तो हमें 6:02 तक भी इसकी इमेज दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है साइंस यानी कि विज्ञान, जिसके कारण ऐसा होता है। तो हम कॉन्सेप्ट के साथ जानेंगे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला हमारा डिस्कशन का पॉइंट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का फैलना। आप सभी ने टिंडल जी का नाम तो सुना ही होगा। मैंने टिंडल बोला है, टिंडे नहीं बोला है। टिंडल एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ही इस इफेक्ट को खोजा गया था। टिंडल जी ने ही इसको खोजा था, जो कि टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना गया। सो जब हम प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जानेंगे तो वहीं पर मैं आपको टिंडल इफेक्ट, इनकी पूरी कहानी एक्सप्लेन करूंगी और हम जानेंगे कि जो स्वच्छ आकाश का रंग नीला है वो एक्चुअली में कि नीला क्यों होता है। हम जानेंगे समुद्र का रंग जो हमें नीला दिखाई देता है, भाई पानी तो नीला नहीं होता, लेकिन वो समुद्र का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में खड़ा है सो उसे हमारा वायुमंडल या जो हमारा स्काई है वो काला क्यों दिखाई देता है। हर चीज की कहानी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक चीज और, ये जो पूरा चैप्टर है ये टोटली कनेक्टेड है किससे? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से, यानी कि बेटा परावर्तन अपवर्तन से। सो एक चीज की तो रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि कृपया करके वो वाला सेक्शन अगर नहीं पढ़ा हो सो वो भी पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में अगर मैं बात करूं सो प्रकाश परावर्तन अपवर्तन वो भी जरूरी है और मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार ये भी जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं अपनी इस कहानी को और हम अपनी आंखों को बिल्कुल फ्रंट से देखते हैं, हम अपनी आंखों को बिल्कुल सामने से देखते हैं। क्लियर? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इस वाले सेक्शन से। यहाँ पर आपको कोई दिखाई दे रहा है, ये कौन है? पहली बात तो पूरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे किसी हीरोइन की आंखें भी मैंने नहीं लगाई है। जो मैं तुमसे बोलूं कि भाई गैस करके बताओ कि ये कौन सी हीरोइन है ना, या कौन सा हीरो है, अलग ही दिख रहा है। हीरो तो नहीं है, कोई हीरोइन ही होगी। और मैं क्लियर कर दूं कि ये एक नॉर्मल लड़की है, कोई हीरोइन नहीं है, ना ही आपको इसका फेस जो है वो गैस करना है। सो अब हम यहाँ ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम अपनी आंखों को फ्रंट से पढ़ने वाले हैं। हमारे यहाँ के सामने से कैसे दिखाई देती है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इसमें शामिल है, इंक्लूड है ना। तो ये जो खूबसूरत सी आंखें हैं और जो प्यारी सी अभी आईब्रोज आपको दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा इसका हुलिया मुझे चेंज करना होगा, कर दूं ना चेंज, ताकि मैं आप सबके कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर सकूं। सो ध्यान से देखो भाई, ये वाला सेक्शन जब हमने देखा तो हमने पाया कि ये तो क्या है, आईब्रोज है ना, क्योंकि हर व्यक्ति की क्या पाई जाती हैं, आईब्रोज पाई जाती हैं। ठीक है भाई, सो हमने देख लिया कि इसकी क्या है, आईब्रोज। ये वाला सेक्शन क्या है भैया, आंखें हैं। ये क्या है भैया, आईलैशेस हैं, है ना। और हमने क्या देखा, ये थोड़ी सी है ना, यहाँ पर भी हमको हमें क्या देखेंगे, आईलैशेस। और हमने क्या देखा कि यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पर दिखाई दे रही है आइरिस, जिसे क्या कहा जाता है, हिंदी में बेटा परितारिका बोलते हैं। और आंखों के बीच में एक छोटू सा होल आपको दिखाई दे रहा होगा और उस छोटू से होल को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, यानी कि ये किस नाम से जाना जाता है, सो ये जाना जाता है पुतली के नाम से।
सो बात ऐसी है, ध्यान से देखो, हमने देखा कि हमारी आईलैशेस है, हमने देखा कि ये वाला सेक्शन व्हाइट वाला क्या होता है बेटा, सो ये वाला सेक्शन होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा को मैं हिंदी में क्या लिख दूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगी भैया, श्वेत पटल के नाम से हम जानेंगे। पटल ही कर देना, पटेल मत कर देना, है ना। और ये वाला जो सेक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सो भैया ये है आइरिस, जो कि क्या कहलाएगी, परितारिका कहलाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, बीच वाले सेक्शन को हम क्या बोल देंगे, तो जगह बनाते हैं इसके लिए, भैया ये क्या हो जाएगा, प्यूपिल। बेटा प्यूपिल के पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, पुतली। तो बात कुछ ऐसी है। चलिए अपनी फ्रंट आई के बारे में ही जानते हैं। चलिए अपनी फ्रंट आई के बारे में सबसे पहले समझते हैं। सो बात ऐसी है कि हमारी जो पलकें होती है, पलकों के बारे में डिस्कशन करें। चलो पहले आईब्रो के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये जो आईब्रो होती है ना, ये भी हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है ना। ये हमारी आईज को क्या कर रही है भैया, तो ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करके रखने का काम कर रही है, सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे, तो ऐसे सुरक्षा प्रदान करती हैं कि मान लीजिए स्वेटिंग हो रही है, मान लीजिए पसीना आ रहा है, सो वो आईब्रोज की हेल्प से हम वो जो पसीना है हमारी आंखों में नहीं जा पाता, साइड से ऐसा निकल जाता है। क्या कहा है कि ये आंखों के इंटरनल पार्ट्स में या आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। ये कहानी डन हो गई। हमने कहा चलो भाई ठीक है, आईब्रोज ने तो हमारी अच्छी खासी हेल्प कर दी। फिर आओ थोड़ा आगे, यहाँ पर हमारी क्या होती हैं, पलकें होती हैं, है ना। ऊपर भी है, नीचे भी है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ उठता है कि मैम कौन सी पलक जो है वो मूवेबल होती है, यानी कि भाई कौन सी पलक है जो वो मूवेबल कंडीशन में, यानी कि घूम सकती है। घूम मतलब उलट पुलट नहीं, लेकिन वो मूव कर सकती है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे नीचे देखना है, तो ऊपर वाली पलक नीचे आ गई। क्लियर। जैसे मैं आपसे बोलूं ऊपर देखना है, सो ऊपर वाली पलक और ऊपर चली गई, लेकिन नीचे वाली पलक इसके ऊपर नहीं जाएगी। समझ पाए कि नहीं, नीचे वाली पलक इसके ऊपर नहीं जाएगी। और अगर चली जाए ना तो समझ जाना भाई कुछ तो गड़बड़ है वहां पर, कोई भी चीज यहाँ साधारण होते हुए तो हमें दिखाई नहीं दे रही है। सो बात कुछ ऐसी है कि ऊपर की पलक तो आसानी से नीचे आ जाएगी, लेकिन नीचे वाली ये ऊपर नहीं जा पाएगी। उसके पीछे क्या होता है रीजन, क्योंकि ये उस तरह से मूवेबल कंडीशन में नहीं होती है। तो हमने हमारी पलकों के बारे में जाना कि कौन मूवेबल कंडीशन में है और कौन मूवेबल कंडीशन में नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम स्क्लेरा, आइरिस और प्यूपिल को पढ़ने के लिए। सो मैम ये स्क्लेरा बोले तो अच्छा, आप अपनी आंखों को ध्यान से देखो और ये दीदी की आंखों को भी देखो ध्यान से। ये इनकी आंखों में आपको ये व्हाइट कलर का कोई पार्ट दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। आपको पता है बेटा इसे क्या बोलते हैं, यही तो स्क्लेरा है। अरे भाई इसी को तो हम क्या बोलते हैं, श्वेत पटल। मैम ये श्वेत पटल क्या काम करता है, तो काम ये करता है कि हमारी आंखें कभी भी बेटा ड्राई रह ही नहीं सकती हैं, और उसको आंखों को ड्राई रखना ही नहीं होता है, वरना हमें आंखों से रिलेटेड डिसीजेस हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। सो हमारी ये जो आंखें होती हैं इसे एक तरीके से चिकनाहट प्रदान करने का काम कौन करता है, सो वो स्क्लेरा ही करता है। कभी भी अब ये ट्राई मत करना, अगर आपके फिंगर पता चला मिर्ची निकाल कर बैठे हो या हाथ क्लीन नहीं हो तो अपने हाथों को आंखों में यूज मत करना, लेकिन हैंड वॉश करके जरूर ट्राई करना। जैसे ही आप इसके इंटरनल पार्ट को टच करोगे ना, हल्का सा चिकनापन आपको लगेगा। इवन आप अपनी आंखों को बहुत देर तक ऐसे खुला भी नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर आपकी आंखें ड्राई हो जाएंगी, और अगर उसमें वो ड्राई होगी तो आपको खुद से ही अनकंफर्टेबल लगने लगेगा एंड ऑटोमेटिकली आपके जो पलक है वो झपक जाएगी। समझे कि नहीं? सो स्क्लेरा बेसिकली हमारी आईज को चिकनाहट प्रदान करने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, फिर मैम ये आइरिस और प्यूपिल क्या कर रहे हैं, इनका क्या काम है, तो इनके भी पहले एक और सेक्शन आता है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। बेटा लाइट रेस या प्रकाश की किरण जो होती है वो सबसे पहले इस कॉर्निया वाले सेक्शन से ही एंटर होती है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन, एक बहुत ही पतली सी झिल्ली, जिसे हम क्या बोलते हैं, सब बस बेटा वही कहलाती है कॉर्निया। और ये जो कॉर्निया है ना, हमारी आंखों में जैसे ही लाइट या प्रकाश एंटर करता है ना, सबसे पहले किससे टकराएगा, इस कॉर्निया से। इस कॉर्निया की हेल्प से ही वो हमारी आंखों
आंखों के अंदर लाइट या प्रकाश जाता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि इस कॉर्निया की हेल्प से ही वो लाइट या प्रकाश हमारी आंखों के अंदर जाता है, क्योंकि ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट। अच्छा, एक चीज और आपने कई बार सुना होगा कि भाई आंखें डोनेट की जाती हैं, राइट। हम ये चीज सुनते हैं आंखें डोनेट की जाती है, बेटा कभी भी पूरी की पूरी आंख डोनेट नहीं की जाती। आंखों का एक पार्ट होता है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, हमारी आंखों का आउटर पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। सो बस यही पार्ट जो होता है वो देखने में सहायता करता है, और जो डोनेट की जाती है तो हमारे आंखों का एक पार्ट कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इतनी बात समझ में आई। लेकिन अभी दो चीजें तो तुमने जानी ही नहीं। मैम ये आयरिस क्या होता है? सो बेटा ये होता है एक मस्कुलर डायफ्राम, जिसे हम पेशियल डायफ्राम बोलते हैं। आपको पता है ये भी मूव करता रहता है। इसी के अंदर छोटू सा एक पार्ट होता है जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, मैम जैसे ही लाइट रेस हमारे आयरिस पर पड़ेगी तो मैम क्या होगा? भाई आपके जो आयरिस है ना वो लाइट रेस को वहीं एब्जॉर्ब कर लेगी। सबसे पहले तो अपने दिमाग में छाप लो कि ये जो तुम्हारी आयरिस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्या बोला मैंने? कि सबसे पहले तुम अपने दिमाग में छाप लो कि ये जो आयरिस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि लाइट रेस आएगी, इससे एंटर करेगी और फिर ये उसको वहीं पर एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर आप कहेंगे कि मैम फिर हमारे आंखों के अंदर लाइट कैसे पहुंची? सो हमारी आंखों में आयरिस के अंदर भी एक सेक्शन है, छोटू सा होल होता है जिसे हम प्यूपिल यानी कि पुतली बोलते हैं। बस ये प्यूपिल यानी पुतली ही क्या करता है, इसी की हेल्प से, इसी के थ्रू जो लाइट है ना वो हमारी आंखों के अंदर क्या होती है भाई, एंटर होती है। क्लियर? इसी के हेल्प से जो लाइट होती है ना वो हमारे आंखों के अंदर एंटर होती है। ठीक है, तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि आयरिस बेसिकली ये भी इधर उधर हो सकता है। देखो मैं इधर देखूंगी तो वो ब्लैक वाला सेक्शन इधर गया, इधर देखूंगी तो ब्लैक वाला सेक्शन इधर गया, ऊपर देखूंगी तो ऊपर, नीचे देखूंगी तो नीचे। हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये एक मस्कुलर डायफ्राम है, इजीली इधर उधर जाता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना होता है। क्यों करना होता है? तो 5 मिनट रुको भाई, सब बताऊंगी। पहले आपको थोड़ी थोड़ी कहानी इतनी क्लियर हो गई ना। सो अब कभी सोचने में आए आपको कि आंखें सामने से कैसी दिखाई देती हैं? सो भैया आंखें सामने से कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, पर मैं जेन्युइनली बोलूं इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। मैम कितना डेंजरस होता है? तो चलो एक काम करते हैं ना, ड्रॉ करके ही देख लेते हैं ना कितना डेंजरस होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट। देन अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ भाई क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है कि आपको मानव नेत्र का डायग्राम बनाने को आ जाए, हो सकता है आपको ह्यूमन आई का जो है डायग्राम बनाने को आ जाए। सो बस उसी की करते हैं हम शुरुआत। ठीक है, देखो भाई कैसे बनेगा ये, बेटा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो सेक्शन है, पहली बात तो हमने इसे ऐसे लिया और हमने इसे वापस से उड़ा दिया, है ना। तो हमने देखा ये ऐसे जाएगा। गंदा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है गंदा, रुको इसको सही करते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और ऐसा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा ये और ऐसा, और अब इसे कर लेंगे छोटू सा, है ना। अब इसे क्या कर लेंगे भाई, छोटू सा। क्लियर? चलो भाई, सो बात ऐसी है कि हमने ये क्या बनाया, हमारी आंखों का भाग बनाया। अब क्या होता है बेटा, सो होता ये है ना, इसे यहाँ लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ। सो भाई होता ये है कि हमारी आंखों के अंदर एक क्या होता है, परमानेंट लेंस भी होता है। क्या कहा है भाई? सो मैंने कहा है कि बेटा हमारी आंखों के अंदर परमानेंट एक लेंस होता है जिसे हम आई लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, ठीक है भाई ये चीज भी हमें समझ में आ गई। यहाँ पर बेटा क्या पाई जाती हैं, सिलियरी मसल्स, यानी कि बेटा पाई जाती हैं पक्षमाभी पेशियां। और क्या पाया जाता है, सो इस वाले सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, तो भैया आयरिस सामने से तो कुछ अलग दिखाई देता है और यहाँ से कुछ अलग दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं? एंड इसी के साथ ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है, यहीं पर पाया जाता है प्यूपिल, जिसे हम बोलते हैं पुतली। ठीक है, चलो अब आते हैं और दूसरे पार्ट्स की तरफ। सो बेटा पीछे के साइड यहाँ पर क्या पाया जाता है, हमारा रेटिना।
एंड यहाँ से क्या निकलती हैं? सो भाई वो निकलती हैं फिर ऑप्टिक नर्व, हिंदी में जो कि क्या कहलाती हैं? ऑप्टिक नर्व को भाई दृक् तंत्रिकाएं कहते हैं। और ध्यान से सुन लो, ये ऑप्टिक नर्व है, दृक् तंत्रिका है, ये मत सोच लेना कि हमारी तंत्रिका है, यानी कि तंत्रिका कोशिका है, नर्व सेल नहीं है ये हमारी क्या है? ऑप्टिक नर्व, जो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती है? हमारी ब्रेन से कनेक्ट होती है। क्लियर? तो ये एक छोटू सा डायग्राम मैंने जो बनाया है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, छूट ना जाए। तो सुनो, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इसका एक पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ये बनाया, ये नेत्रोद हो जाएगा, ये हमारी आइरिस हो जाएगी, ये हमारी सिलियरी मसल हो जाएगी, यानी कि ये हमारी पक्षमाभी पेशियाँ होगी। और कौन सा भाग है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम परमानेंट लेंस बोलते हैं हमारी आई का। और इस परमानेंट लेंस का नाम क्या है? सो ये है एक अभिनेत्र लेंस। क्लियर? और नीचे देखिएगा, सिलियरी मसल बन गया। भाई पुतली को कौन लिखेगा? इससे कोई दुश्मनी है क्या? नहीं ना। सो इसे भी मेंशन करो। अच्छा, नीचे लिखा तो है हमने पुतली, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पुतली को अभी हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, ये हमारा विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्टिक नर्व। एंड ये हमारा क्या है? रेटिना। सो बात कुछ ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इसकी नेमिंग देख लेनी चाहिए। शुरुआत करते हैं इस वाले सेक्शन से। बेटा इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सो ये होती है हमारी पक्षमाभी पेशियाँ। कौन सी पेशियाँ होती हैं? सो यस, ये होती हैं हमारी सिलियरी मसल्स, यानी कि पक्षमाभी पेशियाँ। ये वाला सेक्शन हमारा क्या होता है? सो ये होता है प्यूपिल, यानी कि बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। सामने वाला ये सेक्शन क्या कहलाता है? सो ये हमारी क्या होती है? कॉर्निया। इसको ऐसे ही लिखेंगे हम। ये क्या है बेटा? हमारा कॉर्निया वाला सेक्शन है। क्लियर? ये हमारा कॉर्निया वाला सेक्शन है। पुतली को हम क्या लिख देंगे? सो ये हो जाएगा हमारा प्यूपिल। दोनों ही लैंग्वेज में इसकी नेमिंग लिख करना, दोनों ही लैंग्वेज में जो है इसका नाम लिखना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हालांकि मैं बोल तो दोनों ही लैंग्वेज में रही हूँ, वर्ड्स जो है इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारे आंखों का ये पार्ट भाई हिंदी में से हम ये बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे ऐसा बोलते हैं। ठीक है, सो हमने जान लिया कि ठीक है, ये सारे पार्ट से सब कुछ हो गया। कहाँ हुआ? ये हमारा क्या है भाई? इक्वस ह्यूमर। हिंदी में पता है क्या कहलाता है ये? सो इसे हम बोलते हैं नेत्रोद। ये वाला सेक्शन हमारा पता है क्या कहलाता है? सो ये है हमारा आइरिस। आइरिस को जल्दी से हिंदी में क्या लिख देंगे हम? सो ये हमारा हो जाएगा परितारिका। क्लियर? आइरिस बोले तो क्या? ये हो जाएगा परितारिका। बीच वाला ये सेक्शन हमारा क्या कहलाता है? जल्दी से इसे मेंशन करोगे, विट्रस ह्यूमर। बेटा क्या है ये? विट्रस ह्यूमर। हिंदी में ये क्या है बेटा? काचाभ द्रव है। वही हमने देखा भाई हमारी आंखों में ये क्या पाया जा रहा है? बीच में एक परमानेंट लेंस है, और इसी परमानेंट लेंस को हम अभिनेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। और ये परमानेंट लेंस कौन सा है? सो ये है उत्तल लेंस। ठीक है, और मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रही हूँ उत्तल लेंस, मैं केवल इतना लिख रही हूँ कि ये हमारा क्या है? आई लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। आई लेंस जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ये वाला सेक्शन हमारा क्या कहलाता है? सो ये है भैया रेटिना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये क्या है? रेटिना। एक लास्ट कहानी और लिखते हैं बेटा इसकी हम। इसका ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है? सो इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है ना? ये हमारी क्या होती है बेटा? सो इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, जिसे हम दृक् तंत्रिका के नाम से जानते हैं। क्या आप सबको मेरी ये बात समझ में आ गई? सो भाई ये मैंने एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाकर आपको पढ़ाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डायग्राम अच्छा लग रहा होगा। अब अच्छा लगने के साथ साथ सभी के काम भी अच्छे लगने चाहिए और समझ में आने चाहिए। सो भाई एक बात बताओ, पहली बात तो डायग्राम अगर पसंद आया है सो एक हिट लाइक बटन तो बनता ही है, यानी कि प्यारा सा लाइक जो बटन है नीचे दिया है उसको लाइक कर दो, जल्दी से प्रेस कर दो, हिट कर दो उसको। और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो।
सो बात अब ऐसी है कि चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं तो समझ में भी आना चाहिए। तो चलो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बेटा लाइट रेज जो एंटर होती है, यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो इस वाले सेक्शन से अंदर की तरफ क्या होती है, हमारे आंखों में एंटर होती है। हमारे आंखों के किस पार्ट से ये सबसे पहले टकराती है? सो हमारा पॉइंट क्या होगा? कॉर्निया। लाइट रेज प्रकाश की किरण सबसे पहले कॉर्निया से टकराती है और फिर कॉर्निया से होकर जाती है इस वाले सेक्शन में। मैम ये वाला सेक्शन क्या होता है? सो इसे हम नेत्रोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो ये वाला सेक्शन कहलाता है नेत्रोद। नेत्रोद से प्रकाश की किरण कहाँ जाती है? अंदर जाती है। फिर क्या होता है? आयरिस मिलेगा, प्यूपिल मिलेगा। भाई ये लेंस के सामने क्या है? सो इसके सामने आयरिस है और प्यूपिल है। आयरिस क्या करता है? हमारे छोटे से प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन किन कंडीशंस में? देखो भाई होता ये है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, सो मेरे चारों तरफ जो लाइटिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। ओके, अब ये लाइटिंग कैसी है? बहुत ज़्यादा है। सो इतनी ज़्यादा लाइटिंग में मेरी आंखों की इंटरनल सेक्शंस बेटा बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो हमारी ये जो आंखें होंगी ना, ये जो हमारी आयरिस होगी ना, ऑटोमेटिकली बेटा प्यूपिल के साइज को थोड़ा सा छोटू सा कर देगी। जितनी आवश्यकता होगी उतना ही उसको वो रखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लाइट है। एक ऐसा कमरा जहाँ कम लाइट होती है, सो ऑटोमेटिकली प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देती है ताकि ज़्यादा मात्रा में जो लाइट है वो हमारे आंखों के अंदर जा सके और हम सही तरीके से वहाँ पर जो चीज़ें हैं उसे देख सके। तो हमारे आयरिस ने प्यूपिल के साइज को कभी छोटा किया, कभी बड़ा किया। सो इसका साइज जो छोटा बड़ा हो रहा है, ऐसा करने का काम किसने किया है? सो भाई वो किया है हमारी आयरिस ने। प्यूपिल ही, आयरिस ही हमारे प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का क्या करती है भैया? काम करती है। ठीक है। और प्यूपिल क्या है? सो इसी के थ्रू यही होता है एक छोटू सा ट्रांसपेरेंट होल और इसी से ही लाइट होकर कहाँ जाती है? अंदर के साइड जाती है और जाकर किससे टकरा जाती है? हमारे इस प्यारे से क्रिस्टलाइन लेंस से, यानी कि अभिनेत्र लेंस से। समझ पाए कि नहीं? लाइट ऐसे आती है और इस अभिनेत्र लेंस से टकरा जाती है और अभिनेत्र लेंस से टकराने के बाद क्या होता है? पहले आप ये आओ, आपको आयरिस का काम समझ में आ गया जिसने प्यूपिल के साइज को कंट्रोल किया है। प्यूपिल हमने क्या देखा? लाइट रेज इसी से होकर सीधे कहाँ पर टकराती है? हमारे आई लेंस, यानी कि क्रिस्टलाइन लेंस, यानी कि अभिनेत्र लेंस। तो बात ऐसी है भाई, हमारी आंखों में परमानेंट एक लेंस होता है जिसे हम अभिनेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहा मैंने आप सभी से कि हमारी आंखों में परमानेंट एक लेंस होता है जिसे हम अभिनेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। ये फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होता है और ये लचीला है, फ्लेक्सिबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसपेरेंट है भाई। ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल यानी कि भाई पारदर्शी और कैसा होता है? लचीला होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? अच्छा एक चीज और, ये जो पारदर्शी लचीला है, सो लाइट रेज प्रकाश की किरण इससे आती है। या फिर हम ऐसा कहें कि मैम ऐसा भी तो होता है कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सामने हो, कई बार भाई थोड़ा सा दूरी पर भी होता है और कई बार ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पर होता है। सो मैम एक बात बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट अलग अलग लोकेशन पर होता है और अलग अलग लोकेशन पर होने के बाद भी हम इमेजेस को या हमारी आंखों में जो इसका प्रतिबिंब है वो इतना सही बनता है कि हम दूर रखी वस्तु या पास रखी वस्तु को भी अच्छे से देख पाते हैं। इसके पीछे होने का रीजन क्या है? सो भाई इसके पीछे होने का रीजन यही है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये लचीला है और इसे मतलब इसका साइज जो है ना, जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है ना भाई ये टेंशन में आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ ऑब्जेक्ट सामने। सो ये अपने साइज को थोड़ा सा मोटा कर लेता है और जैसे ही ऑब्जेक्ट इससे थोड़ा सा दूर जाता है फिर ये रिलैक्स हो जाता है, अपने साइज को थोड़ा सा लंबा कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि ये रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है अब तो ऑब्जेक्ट दूर है, मैं आसानी से इसे देख सकूंगा। सो हमने देखा कि भाई इसका जो साइज है कभी मोटा हो गया, कभी पतला हो गया। सो ये मोटा पतला जो ये साइज हुआ है, ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? सो भाई ये करने के पीछे कारण है सिलियरी मसल्स। एक्चुअली में ये क्यों हुआ है? ताकि हर जगह रखी वस्तु को हम सही से देख सके। और इसके साइज को किसने घटाया बढ़ाया है या फिर इसके साइज को किसी ने छोटा मोटा बड़ा ऐसा किया है? सो भाई वो है सिलियरी मसल्स।
जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पक्षमाभी पेशियां। ये जो सिलियरी मसल्स है ना, यानी कि ये जो पक्षमाभी पेशियां है ना बेटा, यही क्या करती हैं, हमारे आई लेंस की अगर मैं बात करूं, यानी हमारे आंखों के लेंस को क्या करती हैं, एडजस्ट करने का काम करती हैं। यही इससे बोलती हैं कि भाई ऑब्जेक्ट सामने आ गया, जल्दी से अपने साइज को थोड़ा सा मोटू सा कर लो, और ऑब्जेक्ट बहुत दूर चला गया, चलो अब नॉर्मल हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। समझ पा रहे हो, ये सब करने का काम किसने किया है, हमारी सिलियरी मसल्स। और अगर हमारी सिलियरी मसल्स यानी कि ये पक्षमाभी पेशियां हैं दुर्बल हो जाती है ना बेटा, यानी कि वीक हो जाती हैं, तो हमारी आंखों का जो ये नेत्र लेंस होता है ना, ये सही तरीके से अपने आकार को या अपने साइज को चेंज नहीं कर पाता है। तभी तो प्रॉब्लम होती है, ऑब्जेक्ट सामने है, दूर रखा है, हर तरीके की वस्तु को देखने में फिर प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे सिलियरी मसल यानी कि पक्षमाभी पेशियों में क्या आ जाती है, दुर्बलता यानी कि कमी। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? तो हमने क्या देखा कि हमारा आई लेंस कैसे काम करता है, सिलियरी मसल का क्या काम करता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब आगे की तरफ। सो कहानी ऐसी थी भाई, लाइट आई, यहां से इसने ऐसे एंट्री की, ये प्यूपिल से आइरिस से टकराई, और फिर इससे होते हुए हमारे आई लेंस से टकराई, और आई लेंस से टकराकर कहाँ जाएगी, सो हमारे ये काचाभ द्रिव, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सो काचाभ द्रिव जो है इंग्लिश में ये बेटा विट्रस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है, और हमारे आंखों के इन सभी सेक्शंस को नरिश करने का काम करता है, इन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने का काम करता है, इन्हें वो सारे पोषक तत्व देता है जिनके आधार पर ये सभी अच्छे से काम कर सके। ऐसा ही काम नेत्रोद का यहाँ पर होता है, इन सभी भागों को नरिश करने का काम कौन करता है, सो वो करता है नेत्रोद। समझ पाए? तो नेत्रोद का काम डन। काचाभ द्रिव हमारे आंखों का सबसे ज्यादा जो भाग होता है वो इसी से मिलकर बना होता है, और हमारी आंखों का आकार कैसा होता है, सो ये गोल नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, लगभग गोल होता है बेटा। क्या कहा मैंने आप सभी से कि हमारी आंखें गोल नहीं होती हैं, बल्कि कैसी होती हैं, लगभग गोल होती हैं। क्लियर? चलो भाई, सो लाइट रेज यहाँ पर आती हैं काचाभ द्रिव विट्रस ह्यूमर से होती हुई कहाँ जानी चाहिए, ताकि हम अपने आजू बाजू रखी हर वस्तु को देख सके। सो भाई ये जाकर सीधे टकरानी चाहिए रेटिना से। अगर वस्तु रेटिना से डायरेक्ट जाकर टकराती है तो ही जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बनता है रियल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो लाइट रेज आ रही है ये कहाँ पर टकरानी चाहिए, रेटिना पर ही टकरानी चाहिए। और रेटिना पर जब भी कोई वस्तु टकराती है ना, सो ध्यान से सुन लो, जब भी कोई वस्तु रेटिना से टकराती है, सो ये जो रेटिना भाई साहब है ना भाई, रियल इमेज बनाते हैं। और बेटा कैसी बनाते हैं, सो ये बनाते हैं इनवर्टेड। क्या बोला है फिर, आंखों का जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, रियल, और कैसा होगा बेटा, इन्वर्टेड होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? अब बात आ रही है मैम, हमारे ये तो समझ में आ गया कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे सामने अभी क्या है भाई, कैमरा है, तो मैं ऐसा थोड़ी ना बोलूंगी कि कैमरा दिखाई प्रतीत हो रहा है, मैं तो ये कहूंगी कि मेरे सामने कैमरा है। सो ऐसे ही अगर मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा होगा तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे सामने ये पर्सन खड़ा है, ना कि मैं ऐसा बोलूंगी कि ये खड़ा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के थ्रू यहाँ पर जो इमेज बन रही है भाई वो कैसी बन रही है, सो ये बन रही है रियल। क्लियर? लेकिन एक सोचने वाली बात है कि रियल के साथ साथ कैसी इमेज दे रही है, सो रियल के साथ इन्वर्टेड बना रही है। मैम लेकिन हम तो एक दूसरे को और हम अपने आजू बाजू की चीज़ों को तो सीधा ही देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है बेटा आपने। एक्चुअली रेटिना रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और ये जो इन्वर्टेड इमेज होती है ना, ये हमारा ऑप्टिक नर्व सीधे पहुंचा देता है ब्रेन को, और ब्रेन हमें इसे सीधा करके बताता है, ब्रेन हमें इसको सीधा करके बताता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो बस भाई यही कहानी थी जो मुझे आप सभी को समझानी थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे सेक्शंस बेटा, ये सारे ही पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये लाइट रेस रेटिना पर ही टकरानी चाहिए। अगर रेटिना पर नहीं टकराई, मान लेते हैं कि रेटिना के पहले ही आकर टकरा जाती है, या फिर मान लेते हैं कि रेटिना के पीछे आकर टकराती है, सो यही वो समस्या है जहां पर कई लोग बोलते हैं ना कि भाई मुझे तो पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे तो दूर का दिखाई दे रहा है,
पास का दिखाई नहीं दे रहा, यही एक कारण होता है बेटा। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, सो आंखों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो। अभी तुम्हारी एक ऐसी एज है जहां तुम्हें अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है भाई, इसकी सुरक्षा करके रखना है, ना कि इसके साथ ऐसा बोलना चाहिए हाहाकार मचाना चाहिए, या फिर हमारी आंखों को ऐसी चीज़ों के सामने रखना चाहिए जो उन्हें हार्म कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा रोशनी में नहीं रहना है, हेल्दी चीज़ें खाना है, सारे सोर्सेस अपने बॉडी में पहुंचाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बुक पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे आंख गड़ा के नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, थोड़ा बहुत अपना मन जो है, मन मतलब अपनी आंखें इधर उधर करके भी रखा करो, एकदम से फोकस्ड नहीं होना है। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं बेटा, इन सब का ध्यान नहीं रखोगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ोन चलाओगे, मात्रा में फ़ोन चलाओगे, दिन भर फ़ोन में ही लगे हुए हो, मतलब अगर तुम एक दिन में 4-5 घंटे भी चला रहे हो तो भी तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। खराब मतलब तुम्हें यही तो प्रॉब्लम होगी कि तुम्हें देखने में दिक्कत जाएगी। क्लियर? तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, पक्का लॉक कर दें। चलो नाउ अब हम एक काम करते हैं, सभी के भागों को जानते हैं, हमारी आंखों के सारे भागों के बारे में जानते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि सभी भागों के थ्योरी लिखने के बाद हम आंखों से संबंधित जो दृष्टि दोष था ना, उसके बारे में भी फिर जानेंगे। किसके बारे में? दृष्टि दोष के बारे में भी बेटा हम जानेंगे। सो सबसे पहले आप सभी के सामने क्या लिखा है ये? सो भैया ये है कॉर्निया। पहले तो ये देखो दिखाई कैसा देता है, ये रहा वो कॉर्निया भैया, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, हम सबकी आंखों में होता है, ठीक है। सो कॉर्निया ये नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन। पतली झिल्ली का मतलब समझ रहे हो? कैसी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? थिन मेम्ब्रेन की बात चल रही है भाई, है ना। कैसी होती है ये? एक थिन मेम्ब्रेन होती है। सो ये नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। अब मैम इस कॉर्निया का काम क्या है? ध्यान से सुनो, इसी से होकर नेत्र में जो प्रकाश है ना भैया वो प्रवेश करता है, और ये हमारे नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। समझ रहे हो? आप इसे क्या बोल सकते हो? हमारी आई का सबसे डेलिकेट पार्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं भैया, सेंसिटिव पार्ट बोल सकते हैं, जो कि कौन होता है? कॉर्निया। कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? तो ये रहा आप सभी के सामने, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार का प्रतीत होता है। क्लियर? चलो अब आते हैं हम हमारे अगले पॉइंट पे। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। क्या होता है ना बेटा, जैसे कॉर्निया के सारे भाग हो गए, अब दूसरे पार्ट के बारे में जानते हैं, जहां सबसे पहले मैं आपको स्क्लेरा के बारे में बताऊंगी। स्क्लेरा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। आप ये आंखें देख पा रहे हो? ये आंखों को ध्यान से देखो, तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये एक व्हाइट वाला पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की है, जो आपकी आयरिस है ऐसे ऐसे हो रही है, ऊपर नीचे भी कैसे भी हो सकती है वो, है ना। आयरिस जो है वो मस्क्यूलर डायफ्राम होता है, इजीली इधर उधर जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अग्र नेत्र के सफेद भाग को हम श्वेत पटल यानी कि क्या बोलते हैं बेटा? स्क्लेरा बोलते हैं, और इसका आवरण को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला रहता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं। ये जो आवरण बाहर ऐसे फैला हुआ है ना, कॉर्निया के चारों ओर, बेटा यही क्या कहलाता है? कंजक्टिवा कहलाता है। अब बेसिकली मैम ये स्क्लेरा क्या काम कर रहा है? भाई तुम्हारी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखने का काम कर रहा है, यानी कि तुम्हारी आंखों को रक्षा करने का काम कर रहा है। कैसे रक्षा कर रहा है? जस्ट इमेजिन, स्क्लेरा नहीं है, जस्ट इमेजिन ये श्वेत पटल नहीं है, फिर क्या होगा भाई? हमारे आंखों के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो मेम्ब्रेन लेयर कुछ तो होनी चाहिए ना, इसीलिए हमारे आंखों में क्या है? स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल, जो बेसिकली काम क्या करता है? हमारी आंखों की रक्षा करने का काम करता है। ये हमारी आंखों का रक्षात्मक कवच होता है। मेनली आगे आते हैं, इसको और समझते हैं। ये नेत्र की बाहरी तत्वों से क्या करता है? रक्षा करता है। नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था ना, हम अपनी आंखों को ऐसे खुली नहीं रख सकते हैं, ये कैसी हो जाएगी भैया? ड्राई, सूखी हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं? फटाक से अपनी पलक को झपका लेते हैं, हमें नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है, हम पर निर्भर नहीं करती है।
क्लियर। तो हमने देखा ऐसा झपकती है, फिर हमारी आंखें अगर ड्राई हो गई होंगी सो वापस से वो क्या हो जाती हैं, गीली, क्योंकि उनमें क्या आ जाती है, चिकनाहट। सो नेत्र को चिकनाहट प्रदान करती हैं। यह आंख को बाहरी आघात से भी क्या करती है, बचाती है। हमारी आंखों को बाहरी चोट से जो है वो प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है, उसकी रक्षा भी करती है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आइरिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। क्लियर। सो अगला हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है, सो वो है आइरिस यानी कि परितारिका। ठीक है, कहाँ होता है, सो भाई ये रहा वो मस्क्यूलर डायफ्राम जो कि क्या कहलाता है, आइरिस परितारिका। श्वेत पटल अभी हमने देखा था, आइरिस आजू बाजू घूम रही थी, देखा था। अब प्रॉपर हम इस आइरिस को ही जानते हैं, मस्क्यूलर डायफ्राम को ही जानते हैं। सो ये कॉर्निया के पीछे स्थित होता है और यह एक गहरा वलयाकार पेश ये डायफ्राम है। मैम ये क्या काम करता है, डायरेक्ट ध्यान रखो कि ये हमारे प्यूपिल के साइज को बेटा कंट्रोल करने का काम करता है। यह हमारे पुतली के साइज को नियंत्रित करने का क्या करता है बेटा, काम करता है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि ये हमारी पुतली प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करने का क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट आते हैं भाई पुतली के बारे में ये जान लेते हैं, इस प्यूपिल को भी समझते हैं कि ये क्या काम करती है। सो ये परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान, एक छोटू सा होल, छोटू सा छिद्र होता है जो हमारी परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर ऐसे ओपन हो जाता है, खुल जाता है। ये इतना खतरनाक नहीं होता है, ये केवल मैंने एक GIF यूज़ की थी ऐसे समझाने के लिए। ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी जो प्यूपिल है वो इतनी ओपन हो जाए, समझ रहे हो, मतलब हमारी आंखों के इंटरनल पार्ट्स का समझ रहे हो क्या ही होगा। तो ये छोटू सा जो है ओपन होती है और उसी छोटू से सेक्शन से जो लाइट है वो इजीली अंदर चली जाती है। ठीक है, तो अब सुनो, अब बात ऐसी है कि अंदर वाला ये सेक्शन ही क्या होता है, पुतली। हमारी आइरिस इस पुतली को ही कंट्रोल कर रही है। हमारी ये जो आइरिस है ना बेटा, ये ही इस पुतली को क्या करती है, नियंत्रित। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। और सबसे बाहर वाला ये सेक्शन क्या है, कॉर्निया। अंदर वाला ये सेक्शन क्या है, हमारी आंखों का एक परमानेंट लेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, आई लेंस बोलते हैं। समझे। सो बात ऐसी है कि यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान यानी कि छिद्र होता है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर ओपन हो जाता है, खुल जाता है। काम क्या होता है इसका, सो ये नेत्र में प्रवेश करने वाले बेटा प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है जब परितारिका सिकुड़ता है, यानी कि जब हमारी आइरिस जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जो प्यूपिल का साइज है, यानी कि बेटा जो पुतली का साइज है ना, प्यूपिल का साइज यानी पुतली का जो साइज है ना वो कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाती है। और जब परितारिका फैलता है तो प्यूपिल का साइज भी क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है और नेत्र ज्यादा मात्रा में हमारी आंखों के अंदर एंट्री लेता है। सो हमने प्यूपिल की कहानी जानी। एक बहुत ही छोटा सा होल होता है, कहाँ होता है, आइरिस के अंदर होता है। क्लियर। यही सेक्शन कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। लाइट रेस, प्रकाश की किरण इसी से होकर आती है हमारी आंखों में, प्यूपिल से होकर अंदर जाती है और फिर किससे जाकर टकरा जाती है, हमारे अभिनेत्र लेंस से। समझ तो पा रहे हो ना तुम लोग, समझदार तो वैसे हो ही, और अब तो तुम्हें समझदार और बनना भी पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्यों तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा, क्योंकि पेपर बोर्ड के अब आ चुके हैं बिल्कुल सर पे। और अब तुम यहाँ मक्कारी तो कर नहीं सकते हो कि भाई बाद में पढ़ेंगे, हम अभी नहीं पढ़ रहे बाद में पढ़ेंगे। तुम्हें अभी ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी ही तुम्हारा पेपर है। ठीक है, देखो भाई, अगर आज ये अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम्हारी जो मार्कशीट बनेगी ना, जो तुम्हारी लाइफ टाइम काम आने वाली है। कहीं पर भी तुम जॉब के लिए जाओगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे, कुछ भी करते हो, सो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी 10th और 12th की मार्कशीट ही होती है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे 10th की मार्कशीट ऐसी बने जिसमें या तो फेल हो गए हो, बहुत कम नंबर हो। आजकल इतना कंपटीशन है कि 90 और 95 भी अगर किसी के आए तो 95 में भी तुम्हें न जाने कितने बच्चे मिल जाएंगे। और हम जो अभी पढ़ाई करके बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग पास हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया। एक पार्ट में 3 घंटे का वीडियो बनाती ना तो तुम लोग बिल्कुल, मैम ये क्या किया आपने, हम ये नहीं देख सकते, ऐसा वाली सिचुएशन हो जाती। तो मैंने सोचा भाई ये तो मुझे करना नहीं है, इसीलिए मैंने इसे 2 पार्ट में बनाया ताकि शांति से तुम एक वीडियो देखो फिर शांति से दूसरी वीडियो देखो। समझे।
करना पड़ता है तुम लोगों के लिए, कितना सोचना पड़ता है। सो चलो भाई, पुतली की कहानी तो डन हो गई। नाउ नेक्स्ट आते हैं इसके बाद अभिनेत्र लेंस यानी कि आई लेंस, या फिर जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस या फिर क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से जानते हैं। सो अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है। क्या कहा बेटा मैंने कि जो अभिनेत्र लेंस होता है ना, ये एक लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल और मुलायम पदार्थ से बना पारदर्शी ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस होता है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनो, हमारी आंखों में परमानेंट एक लेंस होता है। मैम ये लेंस क्या होते हैं? सो देखो कि बेटा ये जो लेंस होते हैं ना, इधर आओ जल्दी। ये जो लेंस होते हैं ना, इधर देखेंगे हम, मैंने लिखा यहाँ पर लेंस, है ना। हालांकि मैंने इसके ठीक पहले वाले चैप्टर में ये पढ़ाया था, लेकिन मैं एक बार फिर से पढ़ा देती हूँ, याद दिला देती हूँ। ये जो लेंस है कितने तरीके के होते हैं? दो। जिन भी बच्चों को लग रहा है कि मैम अभी लिखने वाले हैं कि एक होता है प्लेन लेंस और एक होता है स्फेरिकल, जो लेंस है ना ये दो तरीके का होता है। कौन कौन से हैं और वो दो? सो भाई एक होता है हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है बेटा? सो एक होता है हमारा उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और एक हमारा कौन सा लेंस होता है बेटा? सो एक होता है हमारा अवतल लेंस। क्लियर? हमने क्या देखा कि एक होता है हमारा अवतल लेंस। इंग्लिश में से हम क्या बोलते हैं? सो लिख लेना कि भाई ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये क्या हो जाएगा हमारा? सो ये हो जाएगा हमारा कॉनकेव लेंस। क्लियर? कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। तो हमने जाना कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सो बेटा जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना वो कुछ ऐसा दिखाई देता है और हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये ऐसे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये दो स्फीयर के पार्ट है, क्योंकि ये दो गोले के भाग हैं। ये भी एक गोले का भाग होता है और ये भी एक गोले का भाग होता है। समझ पाए कि नहीं? उसी तरह से भाई ये भी एक गोले का भाग है और बेटा ये भी एक गोले का भाग है। तो हमने क्या देखा कि ये सभी क्या होते हैं? गोले के क्या होते हैं भाई? भाग होते हैं। ठीक है। सो अब जल्दी से ध्यान से देखो कि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण आती है और क्या होती है बेटा? कन्वर्ज होती है, और अवतल लेंस में प्रकाश की किरण आती है और क्या होती है? डाइवर्ज। हमारी आंखों में लाइट रेस प्रकाश की किरण को डाइवर्ज नहीं कराना है, इसे एक पॉइंट पे ले जाकर मिलाना है। क्या बोला मैंने कि इसे एक पॉइंट पे ले जाकर मिलाना है। इसीलिए हमें किसकी जरूरत होगी? उत्तल लेंस की, ना कि अवतल लेंस। सो जिन भी बच्चों को पहली बात तो ये लग रहा हो बाई चांस कि हमारी आंखों में क्यों उत्तल लेंस ही है, अवतल लेंस क्यों नहीं है? सो बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर लाइट रेज डाइवर्ज होती है और हमें यहाँ कन्वर्जिंग करानी है, मिलाना है सीधे प्रकाश किरण किससे? रेटिना पर मिलाना है। सीधे प्रकाश की किरण को किससे मिलाना है? रेटिना से मिलाना है। इसीलिए हमने क्या देखा कि यहाँ पर कन्वर्जिंग होगी। ओके, सो अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता है। हमने देखा ये वस्तुओं का वास्तविक यानी कि बेटा रियल, और कैसा? उल्टा यानी कि कैसा? इनवर्टेड। क्लियर? उल्टा यानी कि कैसा? इनवर्टेड क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने देखा कि वस्तु पास में हो, थोड़ा दूर हो, थोड़ा और दूर हो, या फिर बहुत दूर हो, हर जगह रखी वस्तुओं का बिल्कुल सही प्रतिबिंब बनाने का जो एक्चुअली में काम करता है, उसमें एक चीज का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे आंखों के एक पार्ट का, और वही पार्ट क्या है? हमारा क्रिस्टलाइन लेंस यानी कि अभिनेत्र लेंस। यही इसमें क्या करता है बेटा? हेल्प करता है, यानी कि क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, समझ गए अभिनेत्र लेंस? तो अच्छा, अब इसके साइज को एडजस्ट किसने किया? चलो जानते हैं। पर ये वाला सेक्शन ही हमारा क्या है? आई लेंस। और हमारी आंखों में एक परमानेंट लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं सिलियरी मसल बेटा, जो कि क्या कहलाती हैं? पक्षमाभि पेशियां कहलाती हैं। ठीक है ना? सिलियरी मसल जो कि क्या कहलाती हैं भाई?
पक्षमाभी पेशियां कहलाती हैं। चलो इसके बारे में जानते हैं। ये पेशियां भी नेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं यानी पकड़े रखती हैं और आई लेंस के आकार को कंट्रोल करने का काम करती हैं, नियंत्रित करने का काम करती हैं। यदि किसी कारण से इस पेशियों में दुर्बलता यानी कि वीकनेस यानी कि क्या आ जाए, कमी आ जाए, सो ऑब्वियसली हमारे आई लेंस को जो कभी ये मोटा कर देती है कभी ये लंबा कर देती है, तो ये दोनों ही चीज़ें नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे हो कि जब भी हमारे आँखों में दुर्बलता या कमी आ जाए सो ये हमारे आँखों का हमारे आई लेंस जो है ना उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ना ही मोटा ना ही पतला, ये करने में उसे प्रॉब्लम होगी। सो यदि किसी कारण से इन पेशियों में इनकी मसल्स में वीकनेस आ जाए, कमी आ जाए, दुर्बलता आ जाए, सो अभिनेत्र लेंस अपने आकार को चेंज नहीं करता है ना, तो आकार ये नहीं बदल पाता और उसकी जो समंजन क्षमता है वो डिक्रीज हो जाती है यानी कि घट जाती है। सो बेसिकली इसका काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आई लेंस के आकार को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले की तरफ आते हैं, विट्रस ह्यूमर। अगला हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है, सो भैया वो है विट्रस ह्यूमर, जिसे हम क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव बोलते हैं। ये एक जेली जैसे पदार्थ से बना होता है जो हमारे आई लेंस और रेटिना से लेकर पूरे आई बॉल, नेत्र गोलक मतलब समझ रहे हो बेटा, ये हमारी पूरी आई बॉल में भरा होता है। नेत्र गोलक का सबसे ज्यादा भाग जो होता है वो विट्रस ह्यूमर यानी कि काचाभ द्रव ही घेरता है। सो ये वाले सेक्शन की अगर पूरे की मैं बात करूं, ये ज्यादातर सेक्शन, ये पूरा पार्ट लगभग किसने घेर के रखा है, ये हमारे आई लेंस से लेकर रेटिना तक। सो ये पूरे पार्ट को घेर कर रखा है किसने, हमारे विट्रस ह्यूमर यानी कि किसने बेटा, काचाभ द्रव ने। क्लियर, विट्रस ह्यूमर यानी कि किसने, काचाभ द्रव ने। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम तो हमने क्या जाना कि जो विट्रस ह्यूमर काचाभ द्रव है, ये बीच वाला ये पूरा सेक्शन होता है और ये क्या करता है, अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक यानी आई बॉल में भरा होता है और नेत्र गोलक का अधिकांश भाग जो होता है वो विट्रस ह्यूमर द्वारा ही घेरता है। काम क्या होता है इसका, सो ये नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। दूसरा, रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश जो होता है वो लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है ना, वो लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरने का काम करता है। अगली कहानी की तरफ आते हैं जो कि है हमारा रेटिना। बेटा हिंदी में इसे हम रेटिना नहीं बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। कई बार ये रेटिना वर्ड आपको रेटिना के नाम से भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है जैसे यहाँ पर लिखा है, लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि ये रेटिना के नाम से ना आकर दृष्टि पटल के नाम से आ जाए। ठीक है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये भाई हमारी आंखों का। आप देखो ये जो है इसकी इमेज जो है किस पर बनेगी, तो ये देखो उल्टी बनी है, उल्टी बनी है किस पर बनी है, रेटिना पर बनी। ओके, सो इसे दृष्टि पटल के नाम से भी जाना जाता है और ये नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है वही क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। ये नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है, लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है और रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, सो भैया ये होता है वास्तविक यानी कि होता है रियल, और कैसा होता है, डेफिनेटली कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल और कैसा होता है, इन्वर्टेड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कार्य क्या होता है, सो ये नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का क्या करता है भाई, काम करता है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती हैं, लाइट सेंसिटिव होती हैं, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन करती हैं यानी कि इसकी क्या करती हैं, स्टडी करती हैं। सो रेटिना की कहानी डन, समझ में आ गई सबको रेटिना की कहानी। लाइट रेज प्रकाश की किरण आती है और रेटिना से टकराती है, यही सबसे मेन काम करती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाकर। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये लाइट रेज रेटिना पर नहीं टकराएंगी, रेटिना के पहले टकराएं या फिर यहाँ पर पीछे टकराएं, सो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो दिक्कत होगी उसे बनने में। या तो पर्सन को पास का दिखाई नहीं देगा या तो फिर भैया उसको दूर का दिखाई नहीं देगा। समझ पा रहे हो, या तो पास का दिखाई नहीं देगा या तो फिर उसे दूर का दिखाई नहीं देगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। सो रेटिना हमारे ना बेटा इस तरह से हेल्प करता है।
सो स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले ही लिया होगा और आप सबको समझ में आ गया होगा रेटिना का क्या काम होता है और ये कैसे काम करता है। नाउ हम फटाफट से आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, और इस कहानी को थोड़ा सा लेके चलते हैं आगे लास्ट वाले सेक्शन तक, जो कि है हमारा ऑप्टिक नर्व, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, दृक् तंत्रिका बोलते हैं। सो ये तंत्रिका जो है ये नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ा होता है, ठीक है ना। काम क्या होता है, सो ये रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं के द्वारा हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। सो ये एक इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का क्या करता है, काम करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक और सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सो ये कहलाती है समंजन क्षमता। क्या कहा मैंने आप सभी से कि एक नया सेक्शन अब मैं यहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है समंजन क्षमता। सो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है बेटा, एडजस्ट कर लेता है। ये बेसिकली हमारे अभिनेत्र लेंस की एक ऐसी क्षमता है जिसके लिए ये अपनी जो फोकस दूरी होती है, जहां ऑब्जेक्ट पास हो, दूर हो, बहुत दूर हो, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या कर लेता है, समायोजित कर लेता है, यानी कि बेटा क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। क्लियर। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेली वृत्त पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमापी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, यानी कि क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। और जब हमारी पेशियां यानी कि जो हमारी मसल है वो शिथिल होती है, यानी कि कैसी होती है भैया, रिलैक्स होती है, सो हमारा जो आईलेंस होता है वो पतला हो जाता है। आपको याद है मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आ जाता है, सो आंखों के सामने आता है तो हमारा जो आईलेंस है वो कैसा हो जाता है भाई, टेंशन में आ जाता है और ये अपने आप को मोटा कर लेता है। किसकी सहायता से, सिलियरी मसल की सहायता से। और जैसे जैसे जो है डिस्टेंस बढ़ती जाती है, सो आईलेंस जो है वो सोचता है कि अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और अब मैं इजीली जो है ऑब्जेक्ट को देख सकूंगा। सो ये अपने आप को बिल्कुल कैसा कर लेता है, रिलैक्स कर लेता है, ठीक है। सो जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और इस प्रकार इसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को भी सुस्पष्ट देख पाने में समर्थ हो जाते हैं। क्लियर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं या देखते हैं तब पक्षमापी पेशियां, सिलियरी मसल जो है वो सिकुड़ जाती हैं और इससे अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है और अभिनेत्र लेंस जो है अब कैसा हो जाता है, थिक यानी कि मोटा हो जाता है। क्लियर। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। हमारा ना एक नियर पॉइंट भी फिक्स है और फार पॉइंट भी फिक्स है। इसका मतलब बेटा हमारा क्या होता है, दूर का बिंदु भी फिक्स है ना, कि हम कितने दूरी तक की जो वस्तु है उसे देख सकते हैं, पहला पॉइंट। ऐसे ही बेटा हमारा जो पास का बिंदु है ना, ये भी क्या है, फिक्स है। हमारा नियर पॉइंट यानी कि पास का बिंदु भी क्या है, फिक्स है। और ये कितना होता है तो सुनो, नियर पॉइंट बोले तो पास का बिंदु ये भी क्या है भैया, फिक्स है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा नियर पॉइंट कितना होता है, सो भाई वो होता है 25 सेंटीमीटर और हमारा फार पॉइंट कितना होता है, सो भैया वो होता है इन्फिनिटी, यानी कि क्या होता है बेटा, अनंत होता है। ये कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी कि क्या होता है, अनंत होता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो हमने जान लिया नियर पॉइंट, फार पॉइंट के बारे में। हमारा पास का बिंदु 25 सेंटीमीटर, हम 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, इतनी दूरी तक की। इससे पास अगर आएगी ना वो ऑब्जेक्ट, सो वो हमें धुंधला दिखाई देगा और इस वाले सेक्शन पे हमें उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट भी दिखाई देगा। साथ ही साथ हम कितने दूर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, तो हम अनंत दूरी तक की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। और अगर मान लो नहीं देख पा रहे हैं, तो समझ जाना कि आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या होगी, फिर आप समझ जाना कि आपको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। ओके। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा में
कम होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आंख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब आपको धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। ये है हमारे प्यारी सी आंखों का इमेज। क्लियर? इसी के साथ निकट बिंदु को चलिए समझते हैं प्रॉपरली। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे हम सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं और इसे नेत्र का निकटतम बिंदु कहते हैं। और हमारा जो नियर पॉइंट है वो कितना होना चाहिए? तो किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से जो दूरी है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वह दूरतम बिंदु जिस पर या जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है वो नेत्र का क्या कहलाता है? फार पॉइंट कहलाता है। और हमारी जो सामान्य आंखें हैं उसके लिए ये क्या होती है? दूरी अनंत पर होती है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र जो है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक की सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं। अब हम आते हैं दृष्टि दोष के बारे में जानने के लिए। बेटा होता यह है कि हमारे आंखों से संबंधित ना कुछ बीमारियां होती हैं जिसे हमें दृष्टि दोष में पढ़ना होता है। एक्चुअली में दृष्टि दोष क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं और कैसे इसका संशोधन किया जाए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो देता है और ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता है और नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण जो दृष्टि है भाई वो कैसी हो जाती है? ब्लरी, धुंधली सी हो जाती है। मुख्य रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? भाई एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। मैम ये दृष्टि दोष क्यों होता है? जब नेत्र अपनी समंजन क्षमता को खो देता है यानी कि उसके सिलियरी मसल्स पक्षमावी पेशियां सही से काम नहीं कर रही हो, वो दुर्बल हो, वीक हो, उस स्थिति में हम ऐसा बोल सकते हैं कि आंखें जो होती हैं यानी कि जो आई लेंस है वो एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। इसी वजह से वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है। किसी भी वस्तु की इमेज को देखने में या इमेज बनने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। और वो मेनली कितने होते हैं? 3। और वो 3 कौन से हैं? ये रहे आप सभी के सामने। और इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। भाई निकट दृष्टि दोष, दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, इन तीनों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये तीनों ही बेटा ऐसी डिसीजेस हैं, ऐसी बीमारी हैं आंखों से संबंधित जो क्या काम करती हैं? हमारी आंखों को ऐसा बोल सकते हैं कभी पास का नहीं दिखने देती, दूर का नहीं दिखने देती, कभी कभी तो दोनों नहीं दिखते हैं। तो बस क्या ऐसा है कि मैम अगर ऐसा है तो हमें मतलब ऐसा है तो हम ठीक से कभी देख ही नहीं पाएंगे क्या? अरे भाई बिल्कुल देख पाओगे। इनके चश्मे बनते हैं जिसमें एक इनका लेंस यूज होता है, किसी में उत्तल, किसी में अवतल और किसी में द्विफोकसी लेंस का यूज होता है यानी कि बायफोकल लेंस का यूज होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी कहानी की, चलिए शुरुआत करते हैं इस बात की। सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है बेटा? निकट दृष्टि दोष। मैम ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है? बेटा ध्यान से सुनेंगे, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन इस व्यक्ति को दूर रखी वस्तु को देखने में क्या होती है? प्रॉब्लम। वह दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। जब पर्सन या फिर कोई व्यक्ति पास रखी वस्तु को तो अच्छे से देख ले लेकिन इसे दूर रखी वस्तु को देखने में प्रॉब्लम हो या फिर वो दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाए तो ऐसी स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है ना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख पाता है और निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल या रेटिना पर ना बनकर दृष्टि पटल के सामने बनता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ये है हमारे मान लेते हैं आई लेंस, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और सुन लो फिर इकट्ठा बताती हूँ कि भाई अब रीजन क्या है ऐसा होने के। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का ज्यादा होना और फिर आई बॉल का लंबा हो जाना। अब इस समस्या का समाधान भी हम देखते हैं कि भाई क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज कि मैं आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में बताने जा रही हूँ।
है ना, निकट दृष्टि दोष के बारे में बेटा मैं बताने जा रही हूँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भाई, मायोपिया कहते हैं। सो बात ऐसी है, क्या है भाई, कि एक कंडीशन कई बार हमारे आंखों में ऐसी आती है बेटा कि हमारी जो आंखें होती हैं वो ऐसी हो जाती हैं। मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया था, मैंने आपको अभी ऐसा नहीं पढ़ाया। हमने देखा कि हमारे आंखों के सारे भाग उसमें कैसे थे, बिल्कुल सही थे। सही थे कि नहीं थे, बिल्कुल सही थे। हमने देखा कि हमारे आंखों के सारे पार्ट कैसे थे, बिल्कुल सही थे। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब सा हमें दिखाई दे रहा है, कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ हमारी आई बॉल जो है थोड़ी सी फैल गई है। सो होता यह है कि भाई जब लाइट रेस, प्रकाश की किरण आती है और कंडीशन ऐसी हो कि आई बॉल लंबी हो गई हो, सो भाई ये सब किस पे जानी चाहिए, रेटिना से टकरानी चाहिए। सो इस स्थिति में बेटा ये रेटिना से ना टकराकर रेटिना के ठीक पहले ही आपस में मिल जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। बस इसी समस्या को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में ये मायोपिया के नाम से कहलाता है। सो क्या मैम कभी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता? हमें समझ में आ गया कि इसमें आई बॉल कैसी हो जाती है, लंबी हो जाती है। हमने क्या देखा कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर ठीक इसके पहले ही ये जो है सारी लाइट रेज आपस में मिल जाती हैं और इमेज यहाँ पर बनाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति पास का तो देख पाता है लेकिन दूर का नहीं देख पाता। सो भाई इस स्थिति में पता है क्या किया जाता है, एक ग्लासेस यूज किए जाते हैं, चश्मे का यूज किया जाता है। और वो चश्मा कौन सा होता है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है हमारा कौन सा लेंस, सो वो होता है हमारा अवतल लेंस। अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया की प्रॉब्लम है सो रोने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो पर्सन, वो व्यक्ति मायोपिया के लिए किस लेंस का यूज कर सकता है, कॉनकेव लेंस का। बेटा किस लेंस का आप यूज कर सकते हो, कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हो। कॉनकेव लेंस का यूज करने से ये होगा कि लाइट रेज अच्छे से आसानी से आएगी और फिर वो उसको कन्वर्ज करा देगी कहाँ पर, मतलब वो लाइट रेज प्रकाश की किरणें आएगी, वो किससे पहुंचाएगी, हमारे आई लेंस को, और फिर यहाँ से सीधे ये किस पर पहुंच जाएगी, हमारी रेटिना पर, जिसके कारण जो व्यक्ति दूर का नहीं देख पा रहा था अब वो दूर का आसानी से देख सकेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? सो इस दोष के उत्पन्न होने के कारण क्या थे बेटा, तो हमने देखा कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता कैसी हो गई, ज्यादा, और आई बॉल कैसी हो गई, लंबी। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मैंने आपको बता दिया कैसे। दूसरी चीज, उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस के उपयोग से वस्तु का प्रतिबिंब वापस दृष्टि पटल पर लौट आता है और इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। मैंने जस्ट अभी आपको ये बिल्कुल प्रॉपर बनाकर पढ़ाया। इसी को ठीक अलग कर दो, उल्टा कर दो, तो आप दीर्घ दृष्टि दोष में पहुंच जाओगे। कैसे पहुंचोगे, तो होगा ये बेटा कि अब अगली हेडिंग डालते हैं हम, क्या, दीर्घ दृष्टि दोष। क्लियर? हमने क्या देखा, अगली हेडिंग है हमारी दीर्घ दृष्टि दोष। ओके, कौन सा दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। भाई इसमें ये होता है कि हमारी जो आई बॉल है ना, अब इसमें ये होता है भाई कि जो हमारी आई बॉल है, देखो भाई लाइट रेस बेटा ऐसी आनी चाहिए और इससे ऐसे आनी चाहिए और जाकर सीधे किससे टकरानी चाहिए, रेटिना से। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारी जो आई बॉल है ना वो कैसी हो गई है भैया, छोटी हो गई है। क्यों छोटी हो गई है, क्योंकि उसे हो गया है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में जो ये नेत्र गोलक होता है ना, ये लंबा ना होकर बल्कि कैसा हो जाता है, नॉर्मल आई बॉल से छोटा हो जाता है, जिसके कारण जो लाइट रेस प्रकाश की किरण रेटिना पर मिलनी चाहिए थी वो रेटिना पर ना मिलकर इसके ठीक कहाँ मिलती है, पीछे मिलती हैं। और ऐसी समस्या क्या कहलाती है, सो वो हाइपरमेट्रोपिया पर कहलाती है, जहां पर पर्सन दूर का तो बेटा अच्छे से देख पाता है
लेकिन उसे पास का देखने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो पास का सही तरीके से नहीं देख पाता। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, अब क्या किया जाए भैया, इसका रिजल्ट, इसका समाधान निकाला जा सकता है। आप किसका यूज कर सकते हो? सो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कॉन्वेक्स लेंस का। किस लेंस का यूज कर सकते हैं? सो आप यहाँ यूज कर सकते हैं भाई उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का यूज करने से जो ये समस्या है उसका क्या हो जाएगा समाधान। जो पर्सन पास का तो देख पा रहा, दूर का तो देख पा रहा था लेकिन पास का नहीं, अब वो पास का भी देख पाएगा। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा, दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता भी कहते हैं, और दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से यानी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। क्लियर? अब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी दूर लेके जाना होता है, क्योंकि वह दूर का पढ़ पा रहा है लेकिन पास का नहीं। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित हो जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अच्छा, मेन कारण जाने, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाती है, ज्यादा, और आई बॉल जो है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, और उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टिपटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करके उन्हें फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। दैट्स इट। एंड सबसे लास्ट आते हैं बेटा अब हम प्रेस बायोपिया की तरफ, जिसे हम हिंदी में जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। क्या कहा मैंने आप सभी से कि अगला मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेस बायोपिया, जो कि जरा दूरदृष्टिता के नाम से जाना जाता है। सो भाई, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों को निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, और इस दोष को ही हम क्या बोलते हैं, जरा दूरदृष्टिता। जहां पर पर्सन पास और दूर दोनों का ही देखने में क्या होता है, विफल होता है, उसे दोनों ही चीज में बेटा दिक्कत होती है। और ये पक्षमाभियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण होता है। ठीक है ना? लचीलेपन में कमी होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया जरा दूरदृष्टिता। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बायफोकल लेंस का यूज करेंगे। बायफोकल लेंस का यूज क्यों करते हैं, ताकि जो मतलब इसमें होगा ये कि जो व्यक्ति दूर का भी नहीं देख पा रहा था, पास का भी नहीं देख पाएगा, बाहर देख पा रहा था, तो उसे उत्तल और अवतल दोनों ही यूज करना होगा। बेटा ऊपर के साइड किसका करते हैं, अवतल का लेंस में, और नीचे के साइड इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सो कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि तथा दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकने के लिए द्विफोकसीय लेंसों की आवश्यकता होती है, बायफोकल लेंस की जरूरत होती है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसीय लेंसों में अवतल और उत्तल दोनों ही लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, ये दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में क्या करता है, सहायता करता है, और निचला भाग उत्तल लेंस होता है, ये पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। और आजकल समस्पर्श लेंस यानी कि कॉन्टेक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप तथा द्वारा दृष्टि दोष का संशोधन संभव है। एक कैटरेक्ट भी बीमारी होती है, मोतियाबिंद, जो कि बहुत अधिक उम्र में होने वाली एक डिसीज या एक बीमारी होती है। ऐसी बीमारी जो है वो हमारा अभिनेत्र लेंस होता है उसे दूधिया या धुंधला कर देती है। साथ ही साथ ये जब पूरी तरह से पक जाता है मोतियाबिंद, तो फिर इसका ऑपरेशन या सर्जरी होती है, और जो पर्सन होता है उसे वो ठीक हो जाता है। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही है ना। उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा। मैंने सोचा कि एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन तो प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बनता ही है, जहाँ पर मैं उन्हें बता दूँ कि भाई हमारा ह्यूमन आई कैसे काम करती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी आंखों से संबंधित बीमारियां होती हैं। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि इसका पार्ट 2 भी बताएगा। पार्ट 2 में मैं आपको क्या करवाऊंगी, रंग बिरंगे संसार के बारे में बताऊंगी। सो इसे भी मिस नहीं करना है। जो सीधे एंड देख रहे हैं
और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसे भी मिस नहीं करना है। सो पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को अब तक इतना अच्छे से पढ़ने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई आप मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। और साथ ही साथ ये है हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहाँ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं हम कवर। बाकी ई नोट्स और ई बुक की जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स तो बनते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।